हाँ जी, तो नमस्कार। कैसे हैं सब? मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। अब मेडाइवल हिस्ट्री का हम आज लेक्चर नंबर 8 आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 7 में तुगलकों को पढ़ा था और तुगलक में हमने फिरोज शाह तुगलक को अच्छे से पढ़ा। देखा उसने कितने सारे सामाजिक सुधार कराए। जब वो गद्दी पर बैठा था तो क्या उसके सामने चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस से वो कैसे कैसे निपटा। और उसके बाद उसका जो बेटा आया सुल्तान महमूद, उसके समय तैमूरलंग भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण के बाद तुगलकों का वंश इतना छोटा रह जाता है, उनका जो साम्राज्य है वो इतना छोटा हो जाता है कि दिल्ली से सिर्फ पालन तक का एरिया उनके कब्जे में रह जाता है। ठीक है, एक बार अगर मैं रिवीजन कराऊं तो मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सारी ऐसी गलतियां थी कि जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसने उन सब का निपटारा किया। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा का बेटा था, चचेरा भाई था। ठीक है, उसका चचेरा भाई था, छोटा ही भाई हो गया। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसके सामने गरीबों के लिए कुछ करने के लिए समस्याएं थी, किसानों को खेती के लिए समस्याएं बहुत सारी थी। नहरों को उसने जाल इसलिए बिछवाया था, उधर कुलीन वर्ग के लोग उसका विरोध कर रहे थे, सैनिक उसका विरोध कर रहे थे। इन सबको उसने तरह तरह के लालच देके अपनी तरफ खींचा था। वो छोटी मोटी नींव इस पे क्या कहते हैं लड़ने भी गया, बंगाल भी जाता है, बंगाल जाता है, वहां से जीत के आता भी है और उसके बाद से गरीबों के लिए, अपनी आम जनता के लिए बहुत सारे सामाजिक सुधार करवाता है। फिरोजाबाद, फैजाबाद, तुगलकाबाद, हिसार, इतने बड़े बड़े नगर बसवाता है। 1200 से बड़े ज्यादा बाग बगीचे, पूरे भारत में नहरों का जाल बिछवाता है। गरीबों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाता है, गरीब बंदगान, उसके बाद दीवाने बंदगान, उसके बाद अस्पताल बनवाता है गरीब लोगों के लिए जिसको दारुल शफा बोला गया। हज यात्रा फ्री करवा देता है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम उसी के नाम पे, जिसका अब नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। उसके मरने के बाद उसका बेटा महमूद सुल्तान गद्दी पर बैठता है। उसके समय 19 हमने पढ़ा 1398 में तैमूरलंग भारत आता है और तैमूरलंग जब भारत आता है तो ये बात पता चलती है फिरोज शाह के बेटे महमूद को, जो उस समय गद्दी पर बैठा होता है, वो तैमूरलंग के डर से भाग जाता है। कई बार हम इतिहास में देखते हैं, जब हम अच्छे से पढ़ते हैं कि तैमूरलंग को भारत बुलाना खिजर खान ने बुलाया था, लेकिन तैमूरलंग को जरूरी नहीं है कि खिजर खान ने ही बुलाया था। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, तैमूरलंग की नीति थी कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने रूस से लेके और पूरा सीरिया तक सबको जीत लिया था। ठीक है, अब हमने देखा तैमूरलंग जब चला जाता है तो उसकी 3, 4, 5, 6 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 1400 ऐसे ही 1405 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। आसपास नहीं, 1405 में वो मर जाता है। अब देखिए उसके बाद होता क्या है। जब तैमूरलंग भारत पे आक्रमण करके चला जाता है तो तुगलक वंश की नींव हिल जाती है, पूरी तरह तुगलकों को वो हिला के चला जाता है और इसका फायदा उठा लेता है पंजाब का सूबेदार खिजर खान। 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया। उसके बाद 1414 तक जैसे तैसे तुगलक वंश अपना 1414 तक जाता है, लेकिन उसके बाद से 1398 से 1414 के बीच में तुगलक बेचारे पूरी तरह बैकफुट पे आ जाते हैं। सब साम्राज्य उनके हाथ से चले जाते हैं, छोटे छोटे राज्य टूट के स्वतंत्र हो जाते हैं और तुगलकों का साम्राज्य बहुत छोटा हो जाता है। और एक तो राजा इतना बकलोल वो महमूद सुल्तान, वो कुछ खास नहीं कर पाता और इसका फायदा उठा के 1414 में खिजर खान मौका देख के उसको मार देता है और तुगलकों का विनाश करके एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको हम बोलते हैं सैयद वंश। तो तुगलकों के बाद कौन सा वंश आता है? सैयद वंश। तो सबसे पहले हमने गुलाम वंश को पढ़ा, उसके बाद हमने खिलजी वंश को पढ़ा, उसके बाद हमने तुगलक वंश को पढ़ा और आज हम सैयद को पढ़ेंगे और लोधी को। ये छोटे छोटे वंश थे। अब देखिए होता क्या है, जब तैमूरलंग आक्रमण करके चला जाता है ना, तो उस समय एक बहुत बड़ा वजीर होता है फिरोज शाह तुगलक का, मलिक नाम होता है उसका। वो क्या करता है ना कि जैसे ही महमूद तुगलक मरता है तो पूरा अवध वाला एरिया, यूपी वाले एरिया को जाके वो स्वतंत्र कर लेता है और वहां पे एक नए वंश की स्थापना करता है, शर्की वंश। ठरकी नहीं, शर्की वंश की। और तुगलकों के बाद दिल्ली में जो नया वंश पनपता है वो पनपता है सैयद वंश। सैयद वंश ने भारत में कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं करे क्योंकि इनका कार्यकाल भी देखो छोटा सा है। इनका सबसे ज्यादा जो ध्यान रहा वो रहा मकबरा निर्माण करवाने पे, मतलब वास्तुकला पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया। तो अगर कोई पूछे कि सैयद वंश का कार्यकाल, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मकबरों का कार्यकाल किसको बोला जाता है, वास्तुकला का कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में, तो सैयदों ने भारत में बहुत सारी
मकबरे गुंबदों को बनवाया। हालांकि आज बहुत शेष बचे हैं, बहुत कम ही बचे हैं, बाकी सब तो तोड़ दिए गए हैं। लेकिन सैयदों ने खास कोई बहुत, और ये दिलचस्पी लेते भी कैसे, उन दिनों दिल्ली सल्तनत बहुत घट चुकी थी। ठीक है, तो सैयद वंश का सबसे पहला राजा जो इसकी स्थापना करता है वो होता है खिज्र खान। कौन होता है? खिज्र खान। खिज्र खान गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पर बैठने के बाद इसके आपसी टकराव इतने होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे राज्य टूट के अलग हो रहे थे, इसका जीवन उसी में चला जाता है। ठीक है, खिज्र खान के बाद अगला इस वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण राजा आता है जिसका नाम है महमूद शाह। महमूद शाह। महमूद शाह कोशिश करता है दोबारा से सैयदों को स्टैब्लिश करने की, इसलिए अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। सॉरी, जबकि खिज्र खान अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अभी मैं नया नया महमूद तुगलक को गद्दी पर मार के बैठा हूं, मेरा विरोध हो सकता है अगर मैं ज्यादा हाथ पैर फैलाऊंगा तो थोड़ा ये अपने आप को सीमित रखता है। लेकिन महमूद शाह सैयद वंश का ऐसा राजा है जो अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। ठीक है, और इसका भी कार्यकाल छोटा होता है। इसके बाद मेन इस महत्वपूर्ण में आखिरी राजा आता है अलाउद्दीन आलम। कौन आता है? अलाउद्दीन आलम। अब देखिए इसके समय में क्या होता है ना, अलाउद्दीन आलम जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा होता है तो पंजाब में एक नई शक्ति उभर रही होती है, लोदियों की। और उस समय पंजाब का जो सूबेदार होता है वो होता है बहलोल लोदी, जो काफी अच्छा एक बहादुर सेनापति होता है। तो ये दिल्ली पे बैठा है, पंजाब इसके अधीन है। तो एक बार अलाउद्दीन आलम नीचे जाता है बुंदेलखंड वाले एरिया पे आक्रमण करने के लिए, दिल्ली से बुंदेलखंड जाता है। तो ये जानता है कि मेरे अकेले की पार नहीं पड़ेगी बुंदेलखंड जाके। तो इसको पता चलता है कि इस समय पंजाब का जो सूबेदार है बहलोल लोदी, वो बड़ा कट्टर है, बड़ा बहादुर है। तो ये जाके उसको बुलाता है और अपने किसी भी जासूस से जाके बोलता है कि जाके संदेश दो बहलोल लोदी को कि हमें नीचे जाके बुंदेलखंड पर आक्रमण करना है, तुम मेरे साथ आके लड़ने चलो। तो बहलोल लोदी आता है, और बहलोल लोदी आके देखता है कि यार ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा है और दिल्ली का सुल्तान होने के बावजूद ये बुंदेलखंड के नीचे मालवा लड़ने नहीं जा पा रहा, ये क्या करेगा। तो बहलोल लोदी समझ जाता है कि ये पावरफुल राजा नहीं है, ये एक सूबेदार का साथ मांग रहा है लड़ने के लिए। मतलब राजा खुद जाके एक राजा को नहीं हरा सकता है, मदद मांग रहा है, इसका मतलब ये कमजोर है। तो बहलोल लोदी क्या करता है, 1451 में मौका देखता है, और जैसे अलाउद्दीन आलम थोड़ा कमजोर पड़ता है तो बहलोल लोदी इसी को मार देता है। बहलोल लोदी अलाउद्दीन आलम को मार के सैयद वंश को क्या कर देता है, खत्म, और एक नए वंश की स्थापना कर देता है। कौन से की? लोदी वंश। बहुत छोटा वंश है ये। ठीक है, जैसे हम प्राचीन भारत पढ़ते तो वहां पर है हम कर्णव वंश पढ़ते हैं, जिसको पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ खास हम पे जानकारी है ही नहीं। ऐसे सैयदों ने कोई खास भारत के दिल्ली सल्तनत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, लेकिन क्योंकि कुछ समय के लिए इन्होंने लोदी वंश और तुगलक वंश के बीच में दिल्ली पर कब्जा किया था, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, सैयद वंश बहुत छोटा वंश है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1451 तक। इस सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान। कौन था? खिज्र खान। किसको मार के गद्दी पर बैठा, तो हम लिख सकते हैं महमूद तुगलक को या महमूद सुल्तान को मारकर गद्दी पर ये बैठा। ठीक है, ये कहां का, उससे पहले सूबेदार कहां का था, पंजाब का सूबेदार था। हम पढ़ चुके हैं ये सब, इससे पहले ये पंजाब का सूबेदार था। ठीक है, और इसने किसको बुलाया था भारत में, तो कहा जाता है कि तैमूर लंग को इनवाइट इसी ने किया था। तो तैमूर लंग को भारत इनवाइट किसने किया था, खिज्र खान ने। और जब 1414 में महमूद सुल्तान काफी बैकफुट पर चले गए, महमूद तुगलक हम लिख सकते हैं इनको, तो इसको मार के, पूरी तरह मार के, इसने एक नई वंश की स्थापना कर दी थी, दैट इज सैयद वंश। ठीक है, उसके बाद खिज्र खान के बाद इस वंश का अगला राजा जो आया वो कौन आया, मुबारक शाह। मुबारक शाह, ये छोटे छोटे राजा हैं। मुबारक शाह ने कुछ नहीं, अपने आप को सबसे पहले सुल्तान घोषित किया। इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, इसने अपने आप को कभी भी सुल्तान घोषित, हमने शुरू में ही पढ़ा, दिल्ली सल्तनत में आपको सुल्तान, अपने आप को सुल्तान के लिए क्या करना पड़ता था, शपथ लेनी पड़ती थी। उस समय के आपके धर्मगुरु आते थे और रीति रिवाज के
अनुसार आपको खिलत की डिग्री दिया करते थे और आपका राज्याभिषेक हुआ करता था। इसने नहीं कराया था खिजर खान ने, लेकिन मुबारक शाह ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। कार्यकाल खास इसका भी नहीं रहा, अयोग्य राजा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसने कोई बहुत बड़े काम भी नहीं करे थे अपने कार्यकाल में। इसके बाद आया अगला राजा कौन? अलाउद्दीन आलम। अलाउद्दीन आलम। अलाउद्दीन आलम अपने समय कहां जाता है लड़ने? नीचे बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड जाने के लिए ये मदद किससे मांगता है? बुंदेलखंड जाने के लिए ये मदद लेता है किससे? इस समय जो पंजाब का सूबेदार बन जाता है वो बन जाता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी से ये मदद मांगता है और बहलोल लोधी मौका देके इसको ही मार देता है और सैयद वंश का खात्मा करके एक नए वंश की स्थापना कर देता है। कौन से वंश की? लोधी वंश। ठीक है, तो सैयद वंश के बारे में इतना। अच्छा, सैयद वंश को साथ में क्या बोला जाता है? मकबरे निर्माण का काल। मकबरे निर्माण का काल, क्योंकि इनके समय वास्तुकला पर बहुत ध्यान दिया, मॉन्यूमेंट्स पर, बिल्डिंग्स बनाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश पढ़ते के साथ ही हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। इसका मतलब कुल मिला के हमें 8 लेक्चर लगे। 8 लेक्चर में हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और लगभग 12-15 लेक्चर लगेंगे हमें मुगलों को खत्म करने में। मुगल बड़े हैं, मुगलों के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अब अगले वंश की जो स्थापना हुई वो था लोधी वंश। लोधी वंश का कार्यकाल काफी बड़ा रहा। ये 1451 से 1526 तक गद्दी पर बैठे रहे। मतलब 50 और 26, 76 में से गया 75, 75 साल भारत की गद्दी पर कौन बैठे? लोधी। लोधी कब से कब तक रहे? 1451 से 1526 तक। अब देखो इनके बारे में समझो। सबसे पहले गुलाम वंश आया, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद आए सैयद। ये सारे के सारे वंश थे तुर्की, ये तुर्क सरदार थे सारे। जबकि जो लोधी थे वो थे अफगानी। समझे? वो थे तुर्क सा, चारों के चारों वंश जो हमने अभी तक पढ़े। इसलिए हमने देखा चाहे इल्तुतमिश हुआ, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हुआ, चाहे फिरोज शाह तुगलक हुआ, सबने बड़े बड़े ओहदे दिए थे तुर्क सरदारों को। किसी ने अफगान के लोगों को बड़े बड़े ओहदे नहीं दिए, क्योंकि वो अफगानी नहीं थे, वो तुर्की थे। जबकि लोधी वंश पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश था जो अफगानी था। कौन थे ये? अफगानी। इसलिए इन्होंने अपने दरबार में बड़े बड़े सारे ओहदे अफगानी लोगों को दिए, ना कि तुर्कों को। जबकि बाकी सारे वो कौन थे? तुर्क। और ये कौन थे? अफगानी। अफगानी तुर्क समझते हैं ना, हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में इनको बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, वेस्टर्न में एक तुर्क जनजाति थी, एक अफगानी जनजाति थी। अफगान अलग था, तुर्क अलग था। जो तुर्क से आए उनको तुर्की बोल दिया गया, तुर्क बोल दिया गया, और जब अफगान से आए उनको अफगानी बोल दिया गया। ठीक है, इस वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1451 से 1489। अब देखिए, जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसका आधे से ज्यादा समय, इसकी सारी ऊर्जा जो चली जाती है वो शर्की वंश से लड़ने में चली जाती है। शर्की वंश मैंने तुम्हें बताया, देखो मैप के माध्यम से थोड़ा समझो। ये है दिल्ली, ठीक है। ये संपूर्ण इतने एरिया पर कौन बैठे थे? बहलोल लोधी। और इधर यूपी, बंगाल, अवध की साइड एक नया वंश पनप चुका था, सरकी वंश। और ये सरकी वंश धीरे धीरे अपनी पकड़ दिल्ली में बना रहा था। ये भी अपना देखो, सरकी वंश इधर से दिल्ली घुसना चाह रहा है और इधर से दिल्ली के लोग इधर घुसना चाह रहे हैं। तो इनमें आपस में विवाद होता था, ये लड़ते थे आपस में। ये इधर जा रहा है, ये इधर, एक दूसरे के क्षेत्र में घुसते थे। इस चक्कर से इनमें युद्ध हुआ करते थे। तो बहलोल लोधी का लगभग सारा जीवन इन शर्कियों से लड़ने में ही चला गया। हालांकि इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया बहलोल लोधी द्वारा, अंत में इनको हरा दिया गया, लेकिन अच्छी खासी ऊर्जा बहलोल लोधी की शर्कियों को हराने में चली गई। इसलिए ये कोई बहुत बड़े सामाजिक सुधार अपने समय में नहीं करा पाया, क्योंकि इसका सारा ध्यान इनमें था। ठीक है, सारा ध्यान इनका इसमें था। लेकिन हाँ, इसने उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध सिक्का चलाया जिसको हम बोलते हैं बहलोली सिक्का।
एक ही सिक्का चला के गया अपने नाम पे, जिस सिक्के का क्या नाम था, बहलोली सिक्का। कौन चला के गया, बहलोल लोधी। और ये सिक्का आगे आ जाके अकबर के काल तक चलता रहा। ठीक है। दूसरा, ये जनता का बड़ा अपना सम्मान करता था, जनता का बड़ा सम्मान करता था। आप ये लगा लीजिए, जब दरबार में बैठता था ना, तो जो बाकी दरबारी आया करते थे अधिकारी, उनको खड़े होकर सलाम किया करता था। सलाम तो नहीं, लेकिन खड़े होकर उनका आदर सम्मान किया करता था, जबकि राजा जनरली करता नहीं है, बाकी लोग राजा का करते हैं, ये अपने दरबारियों का किया करता था बहलोल लोधी। ठीक है। लेकिन इसका क्योंकि सारी ऊर्जा किसमें नष्ट हो गई, इन सरकियों से लड़ने में। लेकिन इसके बाद इस वंश का जो महत्वपूर्ण जो अगला राजा आता है, वो आता है सिकंदर लोधी। कौन आता है, सिकंदर लोधी। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण राजा है। ये 1489 से 1516 तक गद्दी पर बैठता है। इसका कार्यकाल अच्छा खासा बड़ा है। जब सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठता है, इन दिनों लोधी वंश का अच्छा खासा विस्तार होता है। हमने देखा तुगलकों के समय दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो बहुत छोटा हो गया था, लेकिन सिकंदर लोधी उस साम्राज्य को दोबारा बड़ा करना शुरू करता है। दक्षिण भारत में जाता है, दक्षिण भारत के बिल्कुल ऊपरी बिंदुओं में उनको जीतता है। इधर अवध, बंगाल, बिहार की साइड जाता है, उसको जीत लेता है। लेकिन इसका 2 जगह पंगा हो जाता है। जिस समय भारत की गद्दी पर सिकंदर लोधी बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर, उस समय राजस्थान में चल रहे थे राणा सांगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा थे। ठीक है। राणा सांगा के बेटे कौन थे, उदय सिंह, और उदय सिंह के बेटे थे महाराणा प्रताप। तो जिस समय महाराणा सांगा राजस्थान में बैठे थे, चित्तौड़गढ़ में, मालवा में, उस समय दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा था वो था सिकंदर लोधी। अब राणा सांगा चाहते हैं दिल्ली पर कब्जा करना। नीचे से गुजरात का शासक चाहता था दिल्ली पर कब्जा करना, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन है, सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी जनरली अगर किन्हीं 2 मामलों में सबसे ज्यादा फंसा रहा, तो एक राजस्थान और दूसरा गुजरात, क्योंकि उन दिनों राजस्थानी शक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल हो रही थी कि धीरे धीरे वो दिल्ली को कब्जा करने वाले थे। तो सिकंदर लोधी एक तो उनसे लड़ने में अपना टाइम उसका सारा बर्बाद हो जाता है, जैसा इसका सारा टाइम सरकियों से लड़ने में चला गया। भाई अपने साम्राज्य को तो बचाना पड़ेगा ना, अगर तुम डोमिनेंट नहीं होगे तो आके महाराणा सांगा आपको मार देंगे और आपको गद्दी से हटा के दिल्ली की तख्ती पर वो बैठ जाएंगे। ठीक है। तो इसने बहुत ही सारे कट्टर रूल बनाए, सेम जैसे कभी बलबन ने बनाए थे, बहुत ही बिल्कुल कट्टर। इसने महिलाओं के मजार जाने तक पे रोक लगा दी कि महिलाएं जाके मजार पे, पीर पे नहीं जाएंगी, जो बलबन ने किया था सेम, कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों पे महिलाओं को अनुमति नहीं है। सेम टू सेम ये इतनी कट्टरता से मुस्लिम धर्म को अपनाने लगा कि इसने नगरकोट का मंदिर तोड़ दिया, जाके युद्ध करने गया था, नगरकोट का मंदिर तोड़ दिया। और तो और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिन्होंने ये बोला कि हाँ ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथ भी अच्छे हैं और मुस्लिम धर्म ग्रंथ भी अच्छे हैं। तो क्योंकि उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म ग्रंथ अच्छे हैं, तो इसने उन्हें फांसी पर चढ़वा दिया कि नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथ अच्छे नहीं है। ये सिकंदर लोधी, तो ये इतना कट्टर मुस्लिम था, इसने जनता के अंदर खौफ बैठाया, जनता के अंदर खौफ बैठाया कि ये अपनी पकड़ बनाना चाहता था। लेकिन अगर आप जनता में ज्यादा खौफ बैठा देंगे, तो हमने देखा बलबन ने जनता में इतना खौफ बैठा दिया था कि बलबन के मरते के साथ ही गुलाम वंश खत्म हो गया था। ऐसे ही आप इसको देखेंगे, इसके खत्म होते के साथ ही इब्राहिम लोधी ज्यादा दिन गद्दी पर नहीं बैठ पाया, हालांकि उसके घर के अपनी दुश्मन थे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सिकंदर लोधी जब गद्दी पर बैठा, तो इसके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है, एक गुजरात का शासक अपने पैर फैला रहा है, और दूसरा मेवाड़ के, चित्तौड़ के, इनको रोकना है। और मेवाड़ में इस समय कौन बैठे हैं, महाराणा सांगा, जिनका लगातार पंगा किससे हो रहा है, सिकंदर लोधी से। तो सिकंदर लोधी इधर उधर भी नहीं जा सकता, और इसने अपने कम से कम धर्म के लोगों का भरोसा जीतने के लिए, कट्टर मुस्लिम घोषित करने के लिए ब्राह्मणों को मारना, हिंदुओं के मंदिर तोड़ने इसने भी शुरू कर दिए, जिनमें सबसे फेमस मंदिर मैंने अभी बताया, नगरकोट का मंदिर आ जाता है। हालांकि अपने समाज की जनता को खुश करने के लिए बहुत सारे सामाजिक काम भी करता है। सामाजिक कामों में ये जो अनाज होता है, नॉर्मल अनाज जो जनता को चाहिए, गेहूं दाल रोटी, उनको बहुत सस्ता कर देता है। उन पे कर लगा करता था चुंगी नाम का।
अनाज पर एक कर लगता था, इसके समय टैक्स लगता था चुंगी नाम के, चुंगी को खत्म कर देता है और अनाज को क्या कर देता है, सस्ता, सो दैट पब्लिक, जैसे आज मोदी जी कर देते हैं, फ्री में राशन बांट देते हैं ना इलेक्शन के टाइम पे 2 बार महीने में, ऐसी सेम ये अनाज इसने सस्ता कर दिया। मुस्लिम वर्ग के लोगों का भरोसा जीतने के लिए इसने ब्राह्मणों को काटा मारा और सबसे फेमस मंदिर हमारा नगरकोट मंदिर तोड़ दिया। ये बेकार है, जो कि गलत चीज है। हालांकि ये जो इसके धर्म के श्रेष्ठ लोग थे उनका बड़ा सम्मान करता था, धर्म गुरुओं का, वास्तुकार होते थे, लेखक होते थे, और तो और इसने सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। सेम वैसे ही इतिहास में अगर पहला दिल्ली सल्तनत का कोई राजा हुआ जैसे फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने सारे फारसी, अब भारत सारे के सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सेम ऐसी किसने करवाया, सिकंदर लोधी। और हम आगे जाके देखेंगे सारे मुगल, अकबर तो दबा के सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाता है, महाभारत रामायण सबका, सारे वेदों का, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद सबका, ठीक है। तो सबका फारसी अनुवाद ये करवाता है। और साथ में सबसे अच्छी जो चीज करता है वो जमीन को नापने के लिए, जमीन को नापने के लिए एक यूनिट नहीं बनाता है जिसको बोलते हैं गजे सिकंदरी। मतलब आज के बाद जो जमीन, अच्छा इससे पहले यूनिट नापने का कुछ भी मेजरमेंट, ये जमीन नापने का कुछ भी मेजरमेंट होगा कि हाँ हम इंच में नापेंगे, सेंटीमीटर, व्हाटएवर कुछ भी, लेकिन इसने अपने समय पे जमीन नापने की एक नई यूनिट बनाई कि आज के बाद आप गजे सिकंदरी में जमीन को नापेंगे कि ये कितना हो गया, गजे सिकंदरी। कितने गजे सिकंदरी, 1 गजे सिकंदरी। ये कितना हो गया पूरा बड़ा, 50 गजे सिकंदरी। तो इसने जमीन नापने की नई यूनिट चलाई थी, कौन सी, गजे सिकंदरी। और तो और ये देखिए सबसे मेन चीज 1504 में ये नीचे जाता है उत्तर भारत में, ये नीचे की तरफ जाता है, मतलब सेंट्रल भारत की तरफ, उत्तर प्रदेश के नीचे की साइड, पूरा दक्षिण साइड, वहां पे जाता है, जीत के आता है और 1504 में एक शहर की स्थापना करता है जो आज का आगरा है। ये है सबसे मेन क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, सिकंदर लोदी ने। कब करी थी, 1504 में। कहीं कहीं ये 1506 भी मिलता है, इस चीज को याद रखना, कहीं 1504 कहीं 1506, ज्यादा ऑथेंटिक 1504 है। तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने करी थी, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा पंगा किससे रहा, गुजरात और मेवाड़ से। और यही कारण हुआ कि इसके बाद जब सिकंदर लोदी के बाद इस वंश का अंतिम राजा आया, सुल्तान आया, इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी की टक्कर हुई किससे, राणा सांगा से, और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को मारा, ठीक है। तो इसके बारे में समझ आया। पहला राजा इसका कौन आया, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के हमने काम देख लिया। और बहलोल लोदी के बाद कौन आए, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद इस वंश का जो अंतिम राजा आता है वो कौन है, इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये छोटे छोटे राजा हैं, हमने पीछे इतने बड़े बड़े राजा पढ़े लेकिन इनके बारे में कोई खास हमें पढ़ना नहीं है। देखो सबसे पहले कौन सा राजा आया, बहलोल लोदी, ठीक है। उसके बाद कौन आया, सिकंदर लोदी। और अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1414 से 1489, ठीक है। ये 1489 से 1516 और ये 1516 से 1526, कुल 10 साल के लिए गद्दी पर बैठ पाया। अब देखो जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठ रहा है तो इसके सामने सबसे बड़ा समस्या है मेवाड़ को रोकना, क्योंकि मेवाड़ इन दिनों अपने पैर पसार रहा था, वो दिल्ली पर कब्जा करने वाला था। दूसरा गुजरात मालवा को रोकना, गुजरात और मालवा ये अपने पैर पसार रहे थे। और तीसरा अपने समाज को सुधारना, क्योंकि समाज भी बहुत विरोध कर रहा था, क्योंकि सिकंदर लोदी बहुत कड़ी कड़ी नीति चला के गया था जिससे जनता परेशान हो चुकी थी। अब इमेजिन कीजिए ना, आप जनता का सारे अधिकारों को छीन लेंगे, राजतंत्र चला देंगे, बुरी तरह हिंदुओं को मारेंगे, काटेंगे, तो भारत में आप रह के कैसे हिंदुओं का विरोध करके अच्छे से शासन चला सकते, नहीं चला सकते। इस चीज को बखूबी समझा था अकबर ने, तभी तो अकबर इतना महान सम्राट बना, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर मेरे को भारत में एक बहुत अच्छा एज अ राजा की तरह रहना है तो मेरे को हिंदू जो बड़े बड़े राजपूत हैं, राजा हैं, उनके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। इनको समझ ही नहीं आ रहा था, ये मारने काटने पे लगे हुए थे।
इसलिए ज्यादा आगे नहीं जा पाए। भाई हिंदुस्तान में रह के तुम हिंदुओं का विरोध करके ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे। और जिस भी सुल्तान ने हिंदुओं को अच्छे से रखा, वो सुल्तान ने बहुत अच्छे से देखो अब शासन किया। हम पीछे भी पड़ चुके हैं, और जिन्होंने मारकाट करी उन्होंने भुगता। समझे? अब देखो होता क्या है, इसके समय इब्राहिम लोदी के समय मेवाड़, एक तो सबसे बड़ी शक्ति मेवाड़ बन जाता है, दूसरा गुजरात और तीसरा दिल्ली। सिर्फ ही 3 शक्ति रह जाती हैं। अब इन 3 शक्तियों में से जो जीतेगा वो आने वाले समय में भारत पे कब्जा करेगा। अब देखिए तख्ती का लालच ही ऐसा है। देखिए ना आज पॉलिटिक्स में नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कैसी कैसी पॉलिटिक्स ली जाती है। सेम ऐसे ही मेवाड़ चाहता है मैं जीत जाऊं, गुजरात चाहता है मैं जीत जाऊं, और इब्राहिम लोदी परेशान है कि इन दोनों में से अगर कोई भी जीत गया तो दिल्ली की गद्दी मेरे हाथ से चली जाएगी। इसी संदर्भ में जो मेवाड़ के राजा होते हैं राणा सांगा, वो 1526 में इधर बाबर को न्योता देते हैं। और बाबर उस समय, अब देखो थोड़ा सा इधर समझो, ये इधर समझो थोड़ा सा, क्या है रे, चलो जो भी है ठीक है। अभी देखो ये दिल्ली है, इधर दिल्ली में कौन बैठा है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इधर गुजरात मालवा में अलग चंदेरी के राजा बैठे हैं, मेदिनी राय। ठीक है, इधर राजस्थान में बैठे हैं राणा सांगा। और ये मेनली युद्ध चल रहा है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में गद्दी के लिए। राणा सांगा बहुत अच्छे से जानते हैं अगर मैं जैसे तैसे इब्राहिम को हरा दूं तो पूरे इतने एरिया का मैं राजा बन जाऊंगा। ठीक है, कुछ इब्राहिम लोदी के घर वाले भी, जैसे इसका चाचा दौलत खान लोदी जाके मिल जाता है राणा सांगा से। इसका इवन छोटा भाई महमूद लोदी, इसका छोटा भाई है महमूद लोदी सदा, वो खुद गद्दी के लालच में जाके मिल जाता है राणा सांगा से। इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं है कि मुझे गद्दी से हटाने के लिए मेरे घर के अपने दूसरों, मेरे दुश्मनों से जाके मिल गए हैं। ये सब जाके मिल जाते हैं राणा सांगा से, और राणा सांगा जाके इनवाइट कर देता है इधर बाबर को। अब देखो थोड़ा सा समझो कि बाबर इस समय भारत क्यों आता है। हमने देखा इससे पहले तक इस पूरे एरिया के जो कंट्रोलर होते हैं वो होते हैं मंगोल, लेकिन तैमूर लंग के बाद मंगोलों का विभाजन शुरू हो जाता है। जैसे ही तैमूर लंग की मृत्यु होती है, मंगोल साम्राज्य टूटने बिखरने लगता है, क्योंकि तैमूर लंग के बाद उसके वंश जो भी आते हैं बेटे, वो इतने बड़े महान नहीं होते कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल के रख सके। तो वहीं से आज का जो उज्बेकिस्तान वाला एरिया है, आज का जो उज्बेकिस्तान वाला एरिया है, वहां पे एक नया वंश पनपता है जिसको हम बोलते हैं उज्बेक। क्या बोलते हैं? उज्बेक। इस उज्बेक वंश के नाम पे ही आज उसका नाम उज्बेकिस्तान रख दिया है। ठीक है, उज्बेक का उस समय जो संस्थापक होता है वो होता है बाबर। और बाबर का लगातार इधर बाकी वंशों से युद्ध चल रहा होता है, तगड़ा वाला। बाबर जानता है कि मैं यहां बीचम बीच फंसा पड़ा हूं, मुझे यहां ऊपर से भी पड़ेगी, इधर से भी पड़ेगी, इधर से भी पड़ेगी। मुझे एक ऐसा साम्राज्य चाहिए जहां मैं जाकर चुपचाप बैठ जाऊं, मुझे परेशान करने वाला कोई ना हो। क्योंकि बाबर यहां चाह के भी स्थिर नहीं रह सकता था, क्योंकि ये आसपास के कभी भी बाबर पर आक्रमण कर सकते थे। बाबर को इधर खतरा था, तो बाबर तो खुद चाह रहा है कि मैं यहां से निकल के कहीं और जाके साम्राज्य की स्थापना करूं, और ऊपर से राणा सांगा बाबर को न्योता दे देते हैं। कहीं कहीं मिलता है ऐसा, लेकिन जब हम राणा सांगा को अभी आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे राणा सांगा का नेचर ऐसा नहीं दिखाता, उनकी विशेषता ऐसे नहीं दिखाती कि वो जाके बाबर जैसे एक छोटे से उस समय के योद्धा को भारत बुलाएंगे। राणा सांगा खुद इतने काबिले तारीफदार इंसान थे कि वो चाहते तो वो खुद जाके उससे लड़ लेते। ठीक है, लेकिन कई किताबें बताती है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। अब देखो बाबर इधर से खुद परेशान है और उसको न्योता मिल गया, और ऊपर से बाबर ने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना था कि भारत सोने की चिड़िया है, इस पे अपरंपार धन दौलत है। तो ये भी चाहता था कि मैं एक बार भारत जाऊं और देख के तो आऊं भारत पे कितनी धन दौलत है। तो समय आ जाता है 1526। 1526 में बाबर आता है भारत। अब बाबर के साथ राणा सांगा भी हो गए हैं, बाबर के साथ मेदिनी राय तो खैर अभी नहीं है, दौलत खान लोदी भी हो गए, बाबर के साथ महमूद लोदी, सब बाबर के साथ मिल गए, इब्राहिम लोदी अकेला है। ठीक है, और 1526 में इनमें युद्ध होता है, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध,
पानीपत कहां पड़ती है जगह? हरियाणा में। सोनीपत, पानीपत ये हरियाणा में जगह पड़ती है। तो हरियाणा में पानीपत पे उस समय बहुत बड़ा मैदान था। 1526 में बाबर आता है और आके बाबर अटैक कर देता है इब्राहिम लोदी पे। किस किस में हो रहा है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब देखिए इस चीज को समझिए कि महमूद लोदी राणा सांगा का साथ क्यों दे रहा है। महमूद लोदी क्या समझ रहा है कि जब इब्राहिम लोदी मर जाएगा तो गद्दी का हकदार कोई नहीं बचेगा, मैं बैठ जाऊंगा। दौलत खान लोदी सोच रहा है कि ये तो अभी छोटा है, मैं इसका चाचा हूं, इसको मार के मैं बैठ जाऊंगा, इसलिए ये साथ दे रहा है। राणा सांगा सोच रहा है कि मैं मजबूत हूं, मैं इन दोनों को मार के गद्दी पर बैठ जाऊंगा। और बाबर भारत इसलिए आ रहा है कि बाबर इन सबको हरा के गद्दी पर बैठ जाएगा। इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है, सब गद्दी के लालच में इब्राहिम लोदी को मारने पे तुले हुए हैं। राणा सांगा को लगता था कि बाबर भारत आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा, धन दौलत लूट के वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर तो उन दिनों खुद परेशान था, वो खुद अपने साम्राज्य की चारों तरफ से घिरा हुआ था। वो तो खुद चाह रहा था कि मेरे को कोई ऐसी जगह मिले जहां पे जाके मैं सेफ हो जाऊं। जबकि राणा सांगा को लग रहा था कि बाबर युद्ध में आके हमारी मदद करेगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा, धन दौलत लूटेगा और वापस चला जाएगा। जबकि ऐसा नहीं था। 1526 में एक युद्ध होता है बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ, दिल्ली की गद्दी के लिए। और कहीं ना कहीं बाबर का यहां पर साथ गुप्त तरीके से कौन कौन दे रहे हैं? राणा सांगा, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी कह रहा हूं, ये महमूद लोदी, और महमूद लोदी के साथ साथ दौलत खान लोदी। और ये पता ही नहीं है इब्राहिम लोदी को कि मेरे सगे भाई, मेरे सगे चाचा जाके मिल गए हैं। और जब तुम्हारे अपने इतने करीबी जाके उनसे मिल गए तो आपकी हार तो तय है। और 1526 में युद्ध होता है पानीपत का। और इसी युद्ध में पहली बार बाबर अपने उन जहां पे साम्राज्य उज्बेकिस्तान जो आज का है वहां से पहली बार भारत में तोप लेके आता है। इससे पहले भारत में किसी भी युद्ध में तोप इस्तेमाल नहीं हुई थी। 1526 में जब बाबर भारत पे पहली बार अटैक करता है तो उस समय भारत पर गद्दी पे कौन बैठा होता है? इब्राहिम। क्यों अटैक करता है? क्योंकि अपने साम्राज्य से एक तो वो परेशान है, आसपास उसको खतरा है, और ऊपर से उसको इनवाइट कर लिया गया है। और तीसरा, उसको भारत की धन दौलत के पहले ही बहुत चर्चे सुन चुका था और युद्ध करता है। अब देखिए अगर इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां एक साथ हो जाएंगी और ऊपर से बाबर तोप लेके आया और उसके पास उसके तोपची बड़े बढ़िया थे। तोपची मतलब जो तोप चलाते हैं, हम तो नॉर्मली बोलते हैं ना बनाओ तुझे तोपची है। भी तोपची का मतलब होता है जो तोप चलाते हैं। अब इब्राहिम लोदी की कैसे पार पड़ेगी? पड़ ही नहीं पाएगी। भाई तेरे सैनिक हाथी पे लड़ेंगे, घोड़ों पे लड़ेंगे, छैनी हथौड़ा पिलास लेकर लड़ेंगे, हैं कोई पेचकस लेकर भाग लेगा, कोई ईंट लेकर भागेगा, कोई लाठी डंडा लेकर भागेगा, वो लेकर आया है तोप, कुछ कर ही नहीं पाओगे। और इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। 1526 के युद्ध में बाबर जीत जाता है और जीतने के बाद लोदियों का हो जाता है अंत। और लोदियों का अंत होकर 1526 में दिल्ली सल्तनत पूरी तरह हो जाती है खत्म। दिल्ली सल्तनत पूरी तरह खत्म और इब्राहिम लोदी को मार के 1526 में दिल्ली सल्तनत को खत्म करके एक नए वंश की स्थापना होती है जिसको हम बोलते हैं मुगल वंश। और इस मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। समझे? अब हम मुगल वंश अच्छे से पढ़ेंगे अगली सीरीज में। एक बार हम देखो शुरू से रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन के बिना तो कुछ है ही नहीं एग्जाम्स में। आप भी डेली रिवीजन करते रहिए। आपको ये समझ आया? देखो अब हमने दिल्ली सल्तनत को एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं छोटे से समय में। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही? 1206 से 1526। ठीक है। इस दौरान इसमें कितने वंश आए? 5 वंश आए। एक आया गुलाम वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320। उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1414। उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451। उसके बाद आया खिलजी वंश।
खिलजी कह रहा हूं। लोधी वंश, लोधी वंश का कार्यकाल रहा 1451 से 1526। इसका सबसे पहला राजा कौन रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद 1 साल के लिए इसका बेटा गद्दी पर बैठा आराम शाह। उसके बाद बैठा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद बहुत छोटे समय के लिए गद्दी पर बैठाया गया रुकनुद्दीन को। रुकनुद्दीन को हटा के गद्दी पर बैठ गई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जब 1240 में मर गई थी तो इसकी जगह बैठाया गया उसके दूसरे बेटे बैराम शाह को। बैराम शाह के बाद हमने पढ़ा नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। और उसके बाद उलूग खान बलबन, और बलबन के बाद क्यूमर्स और कैकुबार। ये बिल्कुल अयोग्य राजा थे कैकुबार। इनके बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया सबके बारे में। फिर उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना कर देता है जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा आता है अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। नंगा चल के आ जाता था ये, इसको बिल्कुल तमीज नहीं थी। नंगा होके कहां जाया करता था? देखा था आपने कभी लड़कियों की वेशभूषा में, कभी कैसे भी राज दरबार में आ जाया करता था। तुगलक में हमने सबसे पहले पढ़ा गयासुद्दीन तुगलक को। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद पढ़ा फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के बाद पढ़ा सुल्तान महमूद जो इसका बेटा था। सुल्तान महमूद को मार के गद्दी पर बैठ जाता है खिज्र खान। और एक नए वंश की स्थापना कर देता है सैयद वंश जो अभी पढ़ा। इसके बाद इस वंश का अगली राजा आता है महमूद शाह। और आखिरी इसका राजा आ जाता है अलाउद्दीन आलम। अलाउद्दीन आलम। अलाउद्दीन आलम को गद्दी पे बैठा के और मार देता है कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के मरने के बाद गद्दी पर बैठ जाता है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर बैठता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को मार काट के कौन मार देगा? बाबर। और इब्राहिम लोधी के बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरह क्या हो जाती है? खत्म। देखिए इसमें महत्वपूर्ण राजा ऐबक रहा, इल्तुतमिश रहा, रजिया सुल्तान रही, बलबन रहा। इधर अलाउद्दीन खिलजी, इधर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इधर कोई नहीं, इधर बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इतना हम पढ़ चुके हैं, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। आप पूरी सीरीज देखना, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। हमने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। सबके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अब 1526 में पूरा इब्राहिम लोधी को मार के बाबर आ गया है और दिल्ली सल्तनत खत्म होके मुगल अब हमें पढ़ने हैं। मुगलों में हम बाबर को पढ़ेंगे, फिर हुमायूं को, फिर अकबर को, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब का बेटा फिर मुअज्जम आएगा, जहांदार शाह आएगा, फारूक शियर आएगा, उसके बाद मोहम्मद रंगीला बादशाह आएंगे, अहमद शाह आएंगे, अहमद शाह के बाद आलमगीर, फिर शाह आलम, शाह आलम के बाद बहादुर शाह जफर, और अकबर दुत्ते बीच में एक आएगा। बहादुर शाह जफर के समय पूरी तरह मुगल वंश खत्म हो जाएगा और फिर आएंगे अंग्रेज, ठीक है। तो ऐसे हमारी सीरीज चलेगी होपफुली। इन सब का रिवीजन करना, ऐसे याद कर लेना। इनके कार्यकाल में नहीं है, लेकिन वो तो मैं इन सबके सन भी लिखवा, मैंने हालांकि जब आपकी फाउंडेशन क्लास ली है तो सबका कार्यकाल लिखवाया है, कौन कब से कब तक राजा रहा, लेकिन वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिना वजह बर्डन पड़ेगा। वैसे सबके हमने तो जब पढ़े हैं तो सबके कार्यकाल को साथ में लिखा भी है। चलिए अब हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म और हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा मुगलों से, ठीक है। चलिए धन्यवाद।